नादिर शाह अब भारत छोड़ चुका था। उसके जाने के बाद मोहम्मद शाह अभी भी मुग़ल एम्पायर के एम्पेरर बने रहे। वहीं वजीर का पोस्ट संभाल रहे थे कुमर उद्दीन खान। मुग़ल एम्पायर में सब कुछ नॉर्मल होता दिखाई देने लगा। ऐसा लगने लगा कि मुग़ल एम्पायर में उसकी कुछ शक्ति स्ट्रेंथ वापस आ रही है। तो नादिर शाह के इन्वेजन से पहले मुग़ल एम्पायर जितने एरिया में एक्सपैंड था वह घट गया, यानी यह ग्रैंड एम्पायर अब कुछ ही क्षेत्रों में सीमित हो गया। उस समय के जो नॉवेल्स थे वो भी पावरफुल हो गए, इफ़ेक्टिव हो गए और मुग़ल पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। हाई पोस्ट रैंक को लेकर इन नॉवेल्स के बीच आपसी झगड़े हो गए। इस साजिश ने, आपसी मतभेद ने, झगड़े ने जिस पॉलिटिक्स को जन्म दिया, हिस्ट्री के लैंग्वेज में उस पॉलिटिक्स को हम लोग कूट पॉलिटिक्स कहेंगे। तो कूट पॉलिटिक्स को समझने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि उस समय नॉवेल्स के स्थिति क्या थी। तो जो नॉवेल्स थे उनके 3 फैक्शन ग्रुप उभर कर सामने आए: ईरानी नॉवेल्स, तुरानी नॉवेल्स और हिंदुस्तानी नॉवेल्स। तो तुरानी नॉवेल्स की तरफ से जो हमें जीता जागता चेहरे दिखाई देते हैं उनमें शामिल थे निजामुल मुल्क, सादत खान और कुमर उद्दीन खान। ये हैं निजामुल मुल्क, उस समय के सबसे सीनियर नॉवेल। आपको याद होगा अक्टूबर 1724 में यही निजामुल मुल्क मुग़ल एम्पायर को उनके रहमो करम पर छोड़ दक्कन की ओर प्रस्थान किए। वहां पहुंचकर उन्होंने न केवल हैदराबाद को बसाया बल्कि वहां के पहले नवाब भी बने। तो नादिर शाह के अभियानों में इन्होंने न केवल मोहम्मद शाह का साथ दिया बल्कि उस समय के सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड नॉवेल होने का फ़र्ज भी अदा किया। तो बदले में नादिर शाह भी जाते जाते इनसे लगभग 50 लाख रुपए का रकम वसूल ले गया। ये हैं सादत खान, अवध के पहले नवाब और साथ ही साथ अवध डायनेस्टी के संस्थापक भी। तो नादिर शाह जाते जाते सादत खान के सामने भी एक बड़ी रकम की मांग रखी, लेकिन कंगाल हो चुके अवध के पास इतना रिवेन्यू नहीं था कि वह नादिर शाह की मांगें पूरा कर सके। तो बेइज्जती से बचने के लिए सादत खान ने सुसाइड का रास्ता चुना और 1739 में इन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिए। तो इस तरीके से मुग़ल पॉलिटिक्स से सादत खान की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ये है कुंवर उद्दीन खान, यानी उस समय के वजीर। ये मोहम्मद शाह की मृत्यु तक वजीर के पद पर बने रहे। तो नादिर शाह के खिलाफ भारत के जो डिफेंडिंग फोर्स थे इनमें इन्होंने भी मोहम्मद शाह का साथ दिया। तो नादिर शाह जाते जाते कुंवर उद्दीन खान से भी लगभग 30 लाख रुपए का रकम वसूल ले गया। तो ईरानी नॉवेल्स की तरफ से जो किरदार निभा रहे थे उनमें शामिल थे अमीर खान, इश्क खान और सफदर जंग। तो ये हैं अमीर खान। अब जानते हैं अमीर खान कौन थे। तो जिस समय औरंगजेब रूलर थे तो उन्होंने काबुल में एक गवर्नर अपॉइंट्स कर रखा था मीर खान के रूप में। तो आमिर खान इसी मीर खान के बेटे थे। तो इनका ताल्लुक़ किसी बॉलीवुड से नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये अपने पोएटिक स्पीच के लिए फेमस थे, इलोक्वेंट भी थे और मैन ऑफ फाइन आर्ट्स थे। तो हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि आमिर खान न तो कभी एक ग्रेट सोल्जर थे, महान सिपाही थे, न ही कुशल प्रशासक, एबल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन जो कोर्ट पॉलिटिक्स था उन्होंने उसमें आमिर खान ने जिस तरीके से अपना किरदार निभाया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तुरानी नॉवेल्स के खिलाफ जो साजिशें की वह
एक अच्छा खासा कूटनीतिज्ञ ही कर सकता है। ये है इश्क खान, तो इनके नाम में ही इनका करैक्टर दिखाई पड़ता है। लेकिन इनकी महानता देखिए कि जिस समय मोहम्मद शाह ने इन्हें विजारत का ऑफ़र दिया, वजीर के पोस्ट का ऑफ़र दिया, तो इश्क खान ने यह कहकर ठुकरा दिया कि उस समय के जो नॉवेल्स थे निजामुल मुल्क और कुंवर उद्दीन खान, वो इनसे कहीं अधिक कुशल थे, सीनियर थे और साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड भी, अनुभवी भी। तो यह बात यहाँ नहीं भूलें कि इस खान एक ईरानी नॉवेल्स थे, तो वहीं निजामुल मुल्क और कुंवर उद्दीन खान तुरानी नॉवेल्स। तो तुरानी नॉवेल्स के प्रति इनका जो सम्मान था, रिस्पेक्ट था, वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है, कमेंडेबल है। ये हैं सफदर जंग, जो अवध के गवर्नर भी बने। ये आमिर खान के रहमो करम पर सफदर जंग मोहम्मद शाह के काफ़ी करीब आ गए और ईरानी नॉवेल्स के नए लीडर भी बने। तो नादिर शाह भी जाते जाते सफदर जंग से लगभग 1 करोड़ का रिवेन्यू अपने साथ ले गया, इनसे वसूल करके। तो अभी तक हमने ईरानी और तुरानी नॉवेल्स के बारे में जिक्र कर लिया। हिंदुस्तानी नॉवेल्स का क्या हुआ? तो उसके जो आखिरी लीडर थे, लास्ट लीडर थे, वह थे खानी दौरान। खानी दौरान की मृत्यु के बाद हिंदुस्तानी नॉवेल्स डिसइंटीग्रेट हो गया। तो अब ज़रा जान लें कि ये ईरानी और तुरानी नॉवेल्स के प्रति मोहम्मद शाह का क्या एटीट्यूड था। तो बैटल ऑफ करनाल फाइट किया गया 1739 में। उसके जस्ट बाद मोहम्मद शाह पब्लिक दरबार का आयोजन किए। तो उस दरबार में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स भी किए, जो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा। इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये अपॉइंटमेंट्स प्रो ईरानी है, यानी ईरानी नॉवेल्स को मोहम्मद शाह का अच्छा खासा फेवर मिला। तो उस समय उस अपॉइंटमेंट में 9 इम्पोर्टेंट पोस्ट्स ईरानी के नाम हो गए। तो वहीं तुरानी नॉवेल्स को इग्नोर किया जा रहा था। तुरानी नॉवेल्स को केवल 3 इम्पोर्टेंट पोस्ट मिले, जिन्हें हम इनसर्कल किए हैं। तो आप गौर से देखिए कि अजीमुल्ला खान को सदर और सदुद्दीन खान को 2 पोस्ट मिले, मीर अतीस और खानी समन। अमीर खान को 3rd बक्सी का पोस्ट मिला, बक्सी यानी हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो ये लगभग 6000 के मनसब से बक्सी बने। इस खान को मिला दीवाने खालसा का पोस्ट। दीवाने खालसा यानी उस समय स्टेट रेवेन्यू के सोर्स के रूप में जो लैंड रिजर्व होते थे, उसके ऑफिस इंचार्ज बने, ये भी 6000 के मनसब पर। सदर का पोस्ट मिला अजीमुल्ला खान को, सदर, जो कि रिलीजियस मैटर पर मुग़ल एम्पायर को एडवाइस देते थे। मीरे तुजुक का पोस्ट मिला मुर्तज़ा खान को, मीरे तुजुक यानी मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो कि उस समय मुग़ल एम्पायर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। अवध के गवर्नर बने सफदर जंग। दरोगाही तोपखाना का पोस्ट मिला तबीयत खान को। दरोगाही तोपखाना यानी इंचार्ज ऑफ आर्टिलरी डिपार्टमेंट। मीर अतीस और खाने समन का पोस्ट मिला सादुद्दीन खान को, खानी समन यानी हेड ऑफ द इम्पेरियल हाउस होल्ड। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पद तुरानी के नाम हुए। इंडियन नॉवेल्स को केवल 1 पोस्ट मिला, करवाल बेग का, जो पोस्ट नाम किया गया निजामत उल्ला खान को। तो इस अपॉइंटमेंट्स में
टर्किश नॉवेल्स को, तुरानी नॉवेल्स को इग्नोर क्यों किया गया? इसके कुछ वजह रहे होंगे। पहली बात तो यह थी कि मोहम्मद शाह को ऐसा लग रहा था कि जो नादिर शाह ने भारत में घुसकर तबाही मचाया है, उसके लिए टर्किश नॉवेल पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। तो मोहम्मद शाह को इन टर्किश नॉवेल्स का मोटिव्स, मकसद पर संदेह होने लगा, डाउट होने लगा। तो टर्किश नॉवेल्स के इरिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ने उनके बेसिक इंटीग्रिटी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मोहम्मद शाह को लगने लगा कि ये जो टर्किश नॉवेल्स हैं, जिनमें निजामुल मुल्क आते थे, सादत खान आते थे और कुंवर उद्दीन खान आते थे, तो मोहम्मद शाह को ऐसा लगा कि ये जो टर्किश नॉवेल्स है वह ऊपर से दिखावे के लिए उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये नादिर शाह के आर्मी में मिले हुए हैं और नादिर शाह का अगर जीत सुनिश्चित हुआ है तो वह इन टर्किश नॉवेल्स के ही वजह से। और इसी वजह के कारण इन टर्किश नॉवेल्स को एम्पेरर मोहम्मद शाह का फेवर नहीं मिला। तो आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि कूट पॉलिटिक्स में आगे क्या हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।